दोस्तों प्री जजिंग खत्म हो चुकी है आर्नोल्ड क्लासिक में मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग की, और इस पूरे कंपटीशन में हार्डी शूपन हमें दिखाई दिए बहुत ही ज़्यादा बड़े थे। जब कंपटीशन स्टार्ट हो रहा था तो लग रहा था कितने फुल है, साइज़ बहुत ज़्यादा है। और सबसे बड़ी बात है कि हार्डी compete करने उतरे, आसानी से अमेरिका आ भी गए ये। इस कंपटीशन की जान जो बने वो थे निक वॉकर, मैं ये बोलूँगा। हालांकि निक जब शुरुआत में दिखाई दिए तो लग रहा था कि फेड पड़ रहे हैं और हार्डी उन्हें डोमिनेट कर रहे थे, पर जैसे जैसे कॉन्टेस्ट आगे बढ़ा निक ऐसा लग रहा था कि सबके ऊपर कदम रखते हुए आगे निकल गए। इनफैक्ट शो खत्म होते होते बहुत ही जबरदस्त चीज हो रही थी निक वॉकर की साइड से। यहाँ हम शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें दिखते हैं एंड्रयू जैक्ट। एंड्रयू की बॉडी वे टू फुल थी, बहुत ज़्यादा बड़े इनके पैक्स थे, ऐसा लग रहा था कार्ब लोडिंग ज़्यादा ही इन्होंने कर ली है। पर कहीं ना कहीं शायद एंड्रयू लेग्स को ट्रेन करना भूल गए। लेग्स ऐसे लग रहे थे जैसे मेंस फिजिक एथलीट्स के होते हैं, तो शायद अपर बॉडी ट्रेन करके आ गए इस कंपटीशन में, ऐसा देखने में लग रहा था कम से कम इनकी बॉडी को स्टेज पे। देखो जजेस को दोस्तों इस चीज़ से मतलब नहीं होता कि आप कितनी मेहनत डाल रहे हो, जजेस को इससे मतलब है और ऑडियंस को भी कि आप कैसे दिख रहे हो। एंड्रयू की बॉडी इतनी ज़्यादा ऊपर से डोमिनेट कर रही है कि लोअर बॉडी बहुत पीछे रह चुकी है, अब और ज़्यादा पीछे लगती है। और वे टू सॉफ्ट ग्लूट्स, बहुत छोटे हैमस्ट्रिंग्स, और बॉडी आगे से बहुत ज़्यादा बड़ी और ऊपर से बहुत ज़्यादा चौड़ी थी, लिमिट से ज़्यादा चौड़े थे एंड्रयू। यहाँ पर अगर मार्टिन की बात करूँ, मार्टिन अच्छे दिखाई दिए थे शुरू में, पर बाद में मार्टिन लीक कर गए। लीक मतलब उनकी बॉडी में से पसीना इतनी बुरी तरह निकल रहा था मानो मार्टिन फिट्जवाटर ना हो, हम लोग यहाँ पर सैमसन दौदा को देख रहे हो। इस तरीके से उनकी बॉडी से पसीना बाहर आ रहा था, तो उनकी बॉडी इस पूरे कंपटीशन में खराब हो गई। यहाँ पर एक बॉडी बिल्डर गेस्ट पोजिंग करने आए, हसन मुस्तफ़ा, और हसन का तो यही है कि यार जो भी कंपटीशन में इनको इन्वाइट मिल जाता है खेल लेते हैं, पर इनका चेंज होने का एटीट्यूड नहीं है, सेम दिखते हैं हमेशा और कांपने में विश्वास रखते हैं क्योंकि पोजिंग प्रैक्टिस इन्हें करनी नहीं होती है। ईयर अराउंड ऐसी शेप में रहते हैं और एक अच्छे गेस्ट पोजर है हसन, ये टैलेंट है। चाहे कितने भी प्रेस्टिजियस आर्नोल्ड क्लासिक जैसे कंपटीशन या फिर इवन मिस्टर ओलंपिया में जाएं, दिखेंगे ऐसे ही। दुनिया बदले तो बदले, हसन ना बदले। इनके बाद चलते हैं अगले एथलीट पे, तो हमें ब्रैंडन करी दिखाई दिए। मैंने बोला था ब्रैंडन अच्छे दिखेंगे और ब्रैंडन एक्चुअली में काफ़ी फुल दिखाई दे रहे थे। दोस्तों फिर से मैं आपको याद दिला दूं, ब्रैंडन 16 साल से खेल रहे हैं और 16 साल बाद भी ये फिजिक अगर ऐसी दिखती है तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ब्रैंडन की बॉडी में ऐसा नहीं है कि इनका स्टमक फैल गया हो, इनफैक्ट ये एथलीट बहुत अच्छा बैलेंस लेकर के आता है। मसल का हर एक ग्रुप इस एथलीट का बराबर से डेवलप्ड होता है। लेग्स भी छोटे नहीं थे, लेग्स भी अच्छे दिख रहे थे। इनके बाद राफेल की बात कर दूं, राफेल तो अब बहुत बड़े हो चुके हैं। शोल्डर्स, चेस्ट, लेग्स इस एथलीट के अब ऐसे है कि इनको अब हम क्लासिक एथलीट बिल्कुल नहीं कह सकते। मैंने अपडेट्स के दौरान भी बता दिया था कि राफेल को लाइटली लेना खतरनाक होगा। सच में ये एथलीट इतना अच्छा था, टॉप 4 में ये एथलीट आना चाहिए था, नहीं आए क्योंकि मैं कहता हूँ कि मार्टिन फिट्जवाटर अभी भी इनसे काफ़ी बेटर है और बैक उनकी बहुत डेवलप्ड है, बॉडी में सेपरेशन अच्छा है। ऑल्दो मार्टिन ऑफ थे पर तब भी इनसे बेटर दिखते हैं। हाँ, ये पॉसिबल है कि कल ये मार्टिन को नीचे पुश कर दें अगर ये और तगड़े हो गए और मार्टिन यहाँ से और ख़राब चले गए। अगर होता है इसका उल्टा तो मार्टिन अपनी 4th प्लेसिंग कल के आर्नोल्ड में सिक्योर कर लेंगे, मुझे अभी से लग रहा है। हम चलते हैं अब कॉल आउट्स पे। यहाँ पर मैं डायरेक्टली अब बात करता हूँ फर्स्ट कॉल आउट की, और फर्स्ट कॉल आउट में सेलेक्ट होते हैं 4 एथलीट्स। एक तो रॉनी कोलमैन, हाँ सही में इस बार जो एंड्रयू जैक्ट कर रहे थे, लगातार हाथों को इस तरह हवा में पुश कर रहे थे, सेम रॉनी कोलमैन करा करते थे। हालांकि एंड्रयू ने इस बार रॉनी की तरह वो स्प्लिट नहीं मारा, लेग स्प्लिट जो ये मारते हैं, और एंड्रयू होश में तो नहीं लग रहे थे। ये देखो साथ में मार्टिन फिट्जवाटर भी उनको किस तरह देख रहे हैं क्योंकि हरकतें कुछ इधर उधर की कर रहे थे। पर इस बार ये लगातार रॉनी कोलमैन स्टाइल में ये चीज़ करे जा रहे थे और इतनी ज़्यादा कर दिए एक वक्त पे कि हार्डी शूपन ने सेम यही एक्शन करते हुए इनको चिढ़ाना भी शुरू कर दिया। कई बार होता है ना, बॉडी बिल्डर्स एकदम होश में नहीं होते हैं, शायद वो कई बार थोड़ा अल्कोहल भी कंज्यूम करते हैं। कई सारे एथलीट्स के साथ पास्ट में ऐसा हो चुका है। इनफैक्ट हार्डी शूपन भी एक समय पे अल्कोहल कंज्यूम करके आए थे ओलंपिया स्टेज पे, सेड्रिक मैकमिलन आते थे। इस बार लग रहा था कि वो हाल भाई साहब का हो रखा था, बार बार एक ही चीज़ करे जा रहे थे। खैर इनसे हम हटके अब मुद्दे पे आते हैं। जैसे फर्स्ट कॉल आउट शुरू हुआ ना दोस्तों, जजेस ने एज यूजुअल थोड़ी बहुत पोजिंग करवाने के बाद हार्डी और एंड्रयू को बीच में रख दिया। और ये देखो मैं इसी वाले एक्शन की बात कर रहा था। यहाँ अगर सबसे पहले मैं बात करूँ फ्रंट डबल बाइसेप पोज की, तो एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ हार्डी की मेरे को फिजिक में लगी कि उनका जो वेस्ट का साइज है ना, ऐसा लग रहा था कि ओलंपिया से यहाँ तक कम हुआ है। आमतौर पे एथलीट्स की वेस्ट फैलती है लगातार टाइम के साथ, हार्डी के लेग्स बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हैं और आउट मास कर रहे हैं अच्छे खासे एथलीट्स को, पर निक वॉकर के लेग्स को नहीं कर पा रहे, वो बहुत बड़े हैं। और हार्डी का बैलेंस बहुत अच्छा है इसके अंदर। वही हम एंड्रयू को देखेंगे, आउट ऑफ बैलेंस लग रहे हैं क्योंकि अपर बॉडी इतनी बड़ी है, ट्राइसेप तो ऐसा लग रहा है मानो एंड्रयू ने सिंथॉल डाल रखा है, वो इतने ज़्यादा लटक रहे हैं और वो ऐसे ही लटकते हैं हमेशा। वो उनकी शेप ऐसी है, लैट्स बहुत बड़े पर लेग्स डेवलप्ड नहीं है। कोने में खड़े हुए मार्टिन फिट्जवाटर एकदम सॉफ्ट पड़ चुके हैं इस समय तक, और लेफ्ट साइड पे बिल्कुल चले तो निक वॉकर हार्डनेस पकड़नी शुरू कर रहे हैं और यहाँ से सिर्फ निक वॉकर बेहतर होंगे। और एक बात का अभी से बता दूं कि ये तीनों एथलीट्स जो राइट में खड़े हैं, ये तीनों यहाँ से नीचे जाएंगे।
मतलब एंड का कॉल आउट आते आते आपको तीनों एथलीट्स की टैनिंग ऑफ दिखेगी और तीनों एथलीट्स निक वॉकर के आगे हल्के दिखेंगे। हार्डनेस में इवन हार्डी शूपन से ज़्यादा अच्छे निक वॉकर रहेंगे, ये एंड में देखोगे आप। फिलहाल फ्रंट डबल बाइसेप में मुझे सबसे अच्छे यहाँ पे हार्डी लग रहे हैं और जजेस ने डेफिनेटली निक को कंसीडर शायद करा हो यहाँ पे, लेकिन शुरू में निक वॉकर लेस कॉन्फिडेंट थे क्योंकि इनको लगातार कोने में खड़ा रखा। फ्रंट लेट स्प्रेड में हार्डी बहुत अच्छे हैं, एंड्रयू तो ओवर ब्लास्ट करते हैं और निक का इस बार फ्रंट लेट स्प्रेड पोज अच्छा है। आमतौर पे निक बहुत ज़्यादा स्क्वीज हो जाते हैं, लेट्स खोल भी नहीं पाते, इस बार निक लेट्स खोल रहे थे। साइड चेस्ट की बात करूँ, निक के हैमस्ट्रिंग्स पे सबसे पहले निगाह जाती है, कितने ज़्यादा लटक रहे हैं। इनके साइड क्वाड्स ना इनके शोल्डर्स को डोमिनेट कर जा रहे हैं। इनके शोल्डर उतने बड़े नहीं दिख रहे, जबकि निक के शोल्डर्स आर्म्स अच्छे दिखते हैं, पर लोअर बॉडी निक की इस बार डोमिनेट कर रही थी अपर बॉडी को और पेट भी अच्छा लटक रहा है। वहीं अगर हम हार्डी पे चले तो इनका एब्स एकदम सेक्शन वो जो है एब्स का कसा हुआ है और बहुत तगड़ा कंट्रोल है अपनी बॉडी पे। वहीं एंड्रयू काफ़ी बड़े हैं इस बार साइज में और मार्टिन के पसीने छूट चुके हैं अच्छे खासे अभी से। एंड्रयू का फॉर सम रीज़न इस वाले पोज को कभी भी हिट करने का तरीका बैलेंस में नहीं रहता, थोड़ा सा इनका पेट ऑफ बैलेंस रहता है, इसीलिए गट प्रोट्रूड करता है, जबकि एंड्रयू के गट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे निक को तो कंट्रोल करना पड़ता है ना, एंड्रयू का गट वैसी कंट्रोल में रहता है। बैक डबल बाइसेप में आपकी सबसे पहले निगाह जाएगी निक के हैमस्ट्रिंग्स पे और ग्ल्यूट्स पे। वहीं हार्डी शूपन हल्के दिखेंगे लोअर बॉडी में। सबसे स्ट्रॉन्ग अपर बॉडी की अगर बात करूं तो वो सिर्फ एंड्रयू जैक्ट पे, इस तरीके की बैक डेवलपमेंट किसी पे है ही नहीं जो एंड्रयू दिखा दे रहे हैं। मार्टिन की बात नहीं करें तो बेहतर है क्योंकि हमें पता है कि वो काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ फॉर्म इस वक्त हो चुके हैं। और अगर पसीने ना छूट रहे होते तो मार्टिन का बैक डबल बाइसेप सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, एकदम बैलेंस में लोअर बॉडी और अपर बॉडी रहती है, फिलही जैसी बैक इनकी बताई जाती है। इस तरीके से पूरा राउंड गया और कई सारे पोजेज और भी हुए, लेकिन फिलहाल मोस्ट मस्कुलर में अगर आप देखो तो हार्डी काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं और निक उनका मुकाबला करते हुए नजर आ रहे हैं। डेफिनेटली एंड्रयू का मोस्ट मस्कुलर अच्छा है, पर एंड्रयू इस बार उतना वाइडली अपने शोल्डर्स को खोल नहीं रहे थे, काफ़ी नैरो करते जा रहे थे और एंड में ये चीज़ और ज़्यादा अजीब लग रही थी। इस पूरे कॉल आउट के दौरान मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे निक वॉकर लगे मोस्ट मस्कुलर में। इस लेवल की ठोस पत्थर जैसी मसल किसी पे है ही नहीं, ये डेंसिटी नहीं है किसी पे, पर इनको लगातार कोने में खड़ा कर रखा था। तो निक का वो जो एक सपना है आर्नोल्ड क्लासिक जीतने का, वो तो यहीं पर ही टूट गया था। तो जैसे ही कॉल आउट खत्म हुआ तो निक का मुंह काफ़ी उतरा हुआ था, इनके फेस पे एक वो डाउनफॉल दिखाई दे रहा था, पर इसके बाद पूरी गेम बदल जाने वाली थी। पर यहाँ पे इतने में लग जाता है अगला कॉल आउट टीयर 2 बॉडी बिल्डर्स का। तो इसके अंदर हम देख रहे हैं हसन मुस्तफ़ा है, ब्रेंडन करी और सेंटर में हमें राफेल नजर आ रहे हैं। राफेल बहुत बड़े हैं दोस्तों, राफेल को अब बिल्कुल आप क्लासिक एथलीट नहीं बोल सकते, ब्रेंडन के साथ टो टू टो बिल्कुल सही तरीके से खड़े हुए नजर आ रहे हैं। पहले राफेल बहुत छोटे दिखते थे इस कॉल आउट में, जहाँ एक तरफ अकीम विलियम्स और दूसरी तरफ ब्रेंडन करी के बीच में इनको रख दिया जाता था ना, ये बिल्कुल दब जाते थे, पर अभी तो ये बहुत वाइड खुल रहे हैं। फ्रंट लेट स्प्रेड के अंदर भी आप राफेल और ब्रेंडन को देखो बराबर दिखेंगे, इनफैक्ट राफेल बहुत बड़े दिख रहे हैं आर्म्स के अंदर और लेट्स पूरे खोल रखे हैं उन्होंने। साइड चेस्ट भी मेरे को राफेल का बहुत सही लग रहा है, पर हाँ ब्रेंडन जेनेटिकली गिफ्टेड और बहुत परफेक्ट एक प्रपोर्शन साइड चेस्ट के अंदर हमेशा दिखाते हैं। बैक सबसे बेस्ट है ब्रेंडन करी की, इसमें कोई दोहराई नहीं है, राफेल को दबा दिया उन्होंने और ब्रेंडन के ग्लूट्स आप देखो स्ट्राइटेड है। मैं यही कह रहा हूँ ब्रेंडन करी यार क्या लेवल का बॉडी बिल्डर है, आज तक भी इतने कंसिस्टेंट है और सारे एथलीट्स चले गए पर ब्रेंडन की बॉडी डाउन नहीं हो रही है। सब पुराने एथलीट्स देखो, विलियम बोनेक भी आज डाउन हो चुके हैं और इस कंपटीशन में तो खेलने भी नहीं आए। बाकी पुराने एथलीट्स का हमें पता ही है सब जा चुके हैं, ब्रेंडन नहीं जा रहे और लगातार ये वो डेक्स्टर जैक्सन बनते जा रहे हैं। अब कुछ हद तक उस लीग पे चल पड़े, 1-2 साल और खेल लिया ना तो ब्रेंडन करी नेक्स्ट डेक्स्टर जैक्सन शायद कहलाए, ऑल दो डेक्स्टर की जगह कोई नहीं ले सकता, पर ये उस चीज़ को काफ़ी मिमिक कर रहे हैं। इस तरीके से पूरा का पूरा राउंड गया और जजेस ने ब्रेंडन और राफेल को ही देखा, इनमें से कोई एक ही होगा जो 5th नंबर पे आएगा। हो सकता है राफेल 5th आ जाए, हो सकता है ब्रेंडन आ जाए, दोनों में से किसी को भी 5th पे एकदम ऐसे बोल देना आसान नहीं है, कॉम्पिटिटिव है। आपको दोनों में से कौन ज़्यादा पसंद आ रहा है? मुझे राफेल मोस्ट मस्कुलर जैसे पोजेज में बहुत पसंद आ रहे हैं, बट बैक के अंदर ब्रेंडन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। 5th नंबर ब्रेंडन का भी लग सकता है, राफेल का भी। मैं कंफ्यूज हूँ, आप बताओ आपका दिमाग इस चीज़ में क्लियर है कौन 5th नंबर पर रहेगा? यहाँ पर अगर वापस बात करें लास्ट कॉल आउट की, तो ये कॉल आउट बहुत लंबा चला और ये वो समय था जहाँ पर कि दूसरे एथलीट्स की टैनिंग आपको ऑफ दिखेगी और निक वॉकर शाइन कर रहे थे, लगातार बड़े भी हो रहे थे। निक की बॉडी ना इस वाले कॉल आउट में पहले से हार्ड हो चुकी है। अब आप बैक डबल बाइसेप ही देख लो भाई, कहाँ हार्डी शूपन इनके आगे टिक रहे हैं लोअर बॉडी में, या कहाँ इनके आगे एंड्रयू जैक टिक रहे हैं, कोई भी एथलीट इनके आगे खड़ा नहीं हो रहा है। और ये ना शाइनिंग निक वॉकर की पता नहीं बॉडी में क्यों है, टैनिंग क्यों नहीं इनकी उतरी, बाकी सबकी क्यों उतर गई ये नहीं पता लग रहा है। अब मैं आपको बता दूं लाइट ना इस बार ब्राइट थी आर्नोल्ड क्लासिक में, तो एथलीट्स की टैनिंग का एक और कोट अगर लगता तो ये बेहतर लगते सारे के सारे, पर निक इस इतनी ब्राइट लाइट में भी एकदम प्रॉपर टैनिंग अपनी दिखा पा रहे थे। तो अच्छा है, ये इनका बैलेंस जो है ना ये ऑफ नहीं जाता कभी भी। हार्डी शूपन दिख रहे हैं कि हाँ सॉफ्ट पड़ रहे हैं और सारे एथलीट सॉफ्ट लग रहे हैं, पर निक इस बार अपनी अगर आप बैक भी देखो तो इनकी बैक बड़ी सही है खोल करके, प्रॉपर इन्होंने अपने लैट्स खोल दिए
और बॉडी इतनी डोमिनेट कर रहे हैं ना, नीचे से लोअर बॉडी इनकी खा रही है एक तरह से अपर बॉडी को। ये ऐसे लग रहा है कि लोअर बॉडी डोमिनेंट हो चुके हैं वॉकर इस वक्त पे। इतने बड़े लेग्स मुझे नहीं लगता इंडस्ट्री में किसी और के हैं, इतने बड़े हैमस्ट्रिंग्स बिग रैमी के बाद निक वॉकर के हम देख रहे हैं। बस निक के साथ एक सबसे बड़ी दिक्कत थी इनका पेट, वो नज़रअंदाज नहीं हो पा रहा था। वो इतना लटकाते हैं ना, ये स्टार्टिंग में अपना पेट ऐसे लटका करके अपने लैट्स खोलते हैं और फ्रंट रिलैक्स हिट करते हैं कि उस टाइम तक निक वॉकर एक बॉटल लगते हैं। जैसे आर्नोल्ड कहते हैं ना, आजकल के बॉडी बिल्डर्स तो बॉटल जैसे दिखते हैं। ये बात इनकी हालांकि 6 साल पहले की थी आर्नोल्ड की। अब तो सारे बॉडी बिल्डर्स का काफ़ी अच्छा स्टमक हो गया, काफ़ी छोटा, पर निक अभी भी बहुत बड़ा गट कैरी करते हैं। और ज़्यादा करके ये तब दिखता है जब आप अपने पेल्विक को आगे की ओर रोटेटिंग फॉरवर्ड करके खड़े होते हो। ये राइट साइड में आपको इमेज दिख रही है, ऐसे खड़े होते हैं निक वॉकर, तब आपकी वेस्ट वाइड हो जाती है, ये आप खुद भी देखना करके, और आपका पेट आगे से लटक जाएगा। ये हो रहा है निक के साथ। इसलिए इस बार इस आर्नोल्ड क्लासिक में इनकी वेस्ट और ज़्यादा चौड़ी और ज़्यादा ब्लॉकी दिखाई दे रही थी। ये दोनों चीज़ें आपके फेवर में बिल्कुल भी नहीं जाती है और जजेज वहीं पर ही आपको मार्क डाउन कर देते हैं। मैं सही में अभी बता रहा हूँ, 6 महीने बचे हैं ओलंपिया आने में। निक वॉकर अगर ओलंपिया के समय आने तक सिर्फ वैक्यूम प्रैक्टिस कर ले सेम इसी बॉडी पे, जो आज इनकी विड्थ मैंने देखी थी इनके कंधों की, ये भाई इतने चौड़े, ये इतने हार्ड चल रहे हैं, ये इतने कंप्लीट हैं, ये अगर बस वेस्ट इनकी वैक्यूम के साथ में हिट करनी शुरू कर दे इस एथलीट को, टॉप 2 में ओलंपिया में आने से कोई नहीं रोक सकता। बॉडी यही होनी चाहिए जो इस बार इन्होंने आर्नोल्ड में दिखाई है। इनका बेस्ट पैकेज मैं कहूँगा, पर उस पैकेज के ऊपर एक सबसे बड़ा इनका दाग लग रहा है इस गट की वजह से। ये प्रॉब्लम कई बार होती है कुछ एथलीट्स ने, जैसे पास्ट में फिल हीथ ने ये चीज़ झेली थी 2017 में। मैं मानता हूँ फिल हीथ की बॉडी सबसे बेस्ट ब्लोन आउट बॉडी थी, एक्सट्रीम लेवल पे वो राउंडनेस थी, पर दिक्कत दे रहा था उनका गट। 2018 में इसके चलते वो हार गए। पर 2017 के फिल हीथ का मैं सेम सिनेरियो आज के निक वॉकर से कंपेयर कर सकता हूँ। बहुत बड़े हैं आज निक वॉकर, बहुत ज़्यादा बड़े यार, खा रहे हैं, हार्डी शूपन को दबा रहे हैं अच्छे खासे, मार्टिन फिट्जवाटर को तो छोड़ भी नहीं रहे अपने आगे, पर गट ये नहीं सुहारा है। और सारे लोग अभी इंटरनेट पे इनको इसके लिए बहुत ट्रोल करने वाले हैं। निक नहीं मानते, नहीं करते वैक्यूम, पर मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बोला था, आज नहीं तो कल मानेंगे, वैक्यूम तो ये करेंगे ही करेंगे, वो उनको करना पड़ेगा अगर ओलंपिया में टॉप 2 तक जाना है तो। इस बार निक का फ्रंट लैट स्प्रेड भी बहुत अच्छा दिख रहा था, अच्छे लैट्स खोल रहे थे और चेस्ट को भी थोड़ा टाइट कर रहे थे। लेकिन कंपटीशन जिस तरीके से बढ़ रहा था, ये बिल्कुल आखिरी का एक ऑल आउट आप देख रहे हो, निक ने आउटशाइन कर दिया था इन सारे एथलीट्स को। हार्डी तो बाद में ऐसे लगने लग गए थे कि बिल्कुल एक बहुत पतले एथलीट हो, उनके आगे बहुत सॉफ्ट एथलीट हो। ऑल्दो ये लाइटिंग की वजह से ऐसा लगता है, इन रियलिटी में हम लोग नहीं देख रहे ना। अगर रियलिटी एकदम आप देखोगे तो आपको हार्डी शूपन कुछ अलग ही डिटेलिंग दिखाते हुए नजर आएंगे, पर हम देख रहे हैं एक कैमरे के पीछे, वो भी लाइव स्ट्रीमिंग के पीछे से। तो इस लाइव स्ट्रीमिंग में जो चमक के सबसे ज़्यादा आ रहा है वो निक वॉकर मुझे आते हुए नजर आ रहे हैं। गट को हटा दो तो निक बहुत अच्छे दिख रहे हैं, गट को इंक्लूड कर दो तो सारा कॉम्पिटिशन ओवरऑल देखो तो हार्डी शूपन को मुझे लगता है कि फर्स्ट आना चाहिए। आपको क्या लगता है ज़रूर बताना। मुझे लगता है अगर टॉप 2 में हार्डी और निक कल के रिजल्ट्स में आ जाते हैं, ये एक अच्छा रिजल्ट कहलाएगा आर्नोल्ड क्लासिक का। एंड्रयू से बेटर मुझे निक वॉकर लग रहे हैं इस कंपटीशन में, निक बहुत कंप्लीट लग रहे हैं। मार्टिन कहीं ना कहीं शायद 4th पे आ जाए, एंड्रयू कहीं ना कहीं शायद 3rd पे आ जाए। ये मेरी अभी की एक सोच है, मैं इसको प्रेडिक्शन नहीं कह सकता क्योंकि प्रेडिक्शन कभी सही निकलती नहीं है, और जजेस कब क्या स्कोरिंग इनको दे दे और ये एथलीट्स कल कैसे दिखने वाले हैं वो आप नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, अभी भी नहीं कर सकते। आपके हिसाब से कौन जीतेगा कल ज़रूर बताना। आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, कल आपसे फाइनल्स की वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।